स्कैम 1992, सत्यम स्कैम और भी कई सारे स्कैम्स। इनमें आपने कई बैंक्स के नाम सुने होंगे, बट क्या कभी आपने HDFC बैंक का नाम किसी भी स्कैम में सुना? अकॉर्डिंग टू RBI, HDFC बैंक इज़ अ TBTH बैंक, मीन्स टू बिग टू फेल। न्यूज़ में अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया है। कई लोगों को लगता है कि अरे ये दो अलग थे क्या। और भी HDFC बैंक से रिलेटेड कई सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम HDFC बैंक के बारे में जानेंगे। बात 1977 की है, जब देश में लोन लेना एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस था। बिना इंटरनेट, बिना डिजिटलाइजेशन आप इमेजिन कर सकते हो कि यह प्रोसेस कैसा होता होगा। तब हसमुख भाई पारिक, उस टाइम के एक बैंकिंग विजनरी, ने सोचा क्यों ना इस होम लोन के प्रोसेस को सिंपल किया जाए, और 1977 में बनाया गया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC को। इस कंपनी का काम हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना था, जिसका मेन हेडक्वार्टर मुंबई में खोला गया। चूँकि HDFC ओपन करने से पहले हसमुख भाई ICICI बैंक के MD भी रह चुके थे, तो इन्हें बैंक्स के बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज थी। HDFC बैंक 1994 में शुरू हुआ और इसके MD बने आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को बैंकिंग सेक्टर में 40 साल का एक्सपीरियंस था और HDFC बैंक के CEO से पहले वे सिटी बैंक मलेशिया के CEO भी रह चुके थे। 1994 में वो भारत आए और सपना देखा एक वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनाने का। कोई भी बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है, उसके पास कस्टमर बेस बहुत कम होता है। HDFC के साथ भी ऐसा ही था। पहले से वेल एस्टेब्लिश बैंक के साथ कॉम्पीट करना, पहले से बैंकिंग सेक्टर में मौजूदा बड़े बड़े प्लेयर्स थे और HDFC इन सब के बीच एक नया बैंक था। कस्टमर इज़ द किंग एंड आदित्य पुरी को यह बात अच्छी तरह पता थी। इसीलिए उन्होंने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉम्पीटिंग विद बिग बैंक्स फोकस किया इनोवेटिव आइडियाज़ पे, जैसे लॉन्ग चेक सेटलमेंट साइकिल। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इंडिया में, वो ऑपरेट करते थे एक पर्टिकुलर स्टेट में। इसे एक एग्जांपल से समझिए। लेट्स से पर्सन ए जो राजस्थान में अपने कोऑपरेटिव बैंक का चेक भेजता है पर्सन बी को, जो कि पंजाब में रहता है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली राजस्थान का था, तो पंजाब के पर्सन बी किसी और थर्ड बैंक में उस चेक को डिपॉजिट करता है, और वो जो थर्ड बैंक है वो अगेन ट्रांसफ़र करता है उस चेक को टू राजस्थान, ताकि ये ट्रांजैक्शन सेटल किया जा सके। और 1990s के टाइम इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 दिन लगते थे। बट HDFC आया और उसने इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, और HDFC बैंक किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को अब खुद के चेक इशू करता था, जो कि किसी भी स्टेट के किसी भी लोकल HDFC बैंक में सेटल हो जाते थे। एंड दिस रिवॉल्यूशनराइज्ड द इंडस्ट्री। हालांकि इसके बदले कोऑपरेटिव बैंक्स को एक छोटा सा अमाउंट HDFC के पास रखना पड़ता था। और भी जैसे स्टॉक ट्रेडिंग सेटलमेंट एंड अदर कस्टमर इश्यूज थे, जिस पर HDFC ने बहुत फोकस किया था। HDFC अभी मार्केट में नया था, सो ऑब्वियसली ये लोन ओनली रेप्यूटेटेड फर्म्स को ही देता था, ताकि रिस्क कम हो, ताकि लोन डिफ़ॉल्ट्स के चांसेस कम हो। और आज भी HDFC इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन गिविंग लोन्स, और यही रीज़न है कि आज तक तो इसका किसी भी घोटाले में नाम सामने नहीं आया है। HDFC की ग्रोथ का अंदाज़ा आप उसके IPO से लगा सकते हो। बाय द वे, IPO किसी भी कंपनी जो पब्लिक हो जाती है, मींस सेंसेक्स या निफ्टी में लिस्ट हो जाती है, उसके प्रोसेस को बोलते हैं। IPO के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें IPO वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ, इंडिया में शुरुआत कैसी हुई, BSE, NSE की और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1994 में HDFC बैंक की शुरुआत हुई और 1995 में ही कंपनी IPO ले आई विद इन 1 ईयर। 1 साल के पहले किसी भी प्राइवेट फर्म का इतनी जल्दी IPO नहीं आया था जितना कि HDFC बैंक का। एंड यस, इसका IPO ओवर सब्सक्राइब्ड था 55 टाइम्स। तो इसी से आप इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। आज HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC के बहुत सारे सब्सिडीरीज हैं, लाइक HDFC बैंक, HDFC एर्गो, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ और भी कई सारे। एक टर्म होती है DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, और यह RBI डिसाइड करता है कि इसमें कौन सी बैंक्स आएंगे। DSIB का सिंपल मतलब होता है कि टू बिग टू फेल, यानी जिनका डूब पाना लगभग इम्पॉसिबल है। यह वे बैंक्स होते हैं
जिनके एसेट्स मोर देन 2% ऑफ GDP से भी ज़्यादा हैं। एंड RBI ने HDFC बैंक को इसी DSIB कैटेगरी में रखा हुआ है। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद यह दुनिया का 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक रह जाएगा और HDFC डीलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से HDFC बैंक ही मेन एंटिटी होगी। HDFC बैंक में ही HDFC की 41% हिस्सेदारी होगी। और शेयर्स की बात करें तो जिन भी लोगों के पास HDFC के शेयर्स हैं, दे विल गेट 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स ऑफ HDFC। तो दोस्तों, ये थी HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सक्सेस मंत्रा चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।